Good Good evening, evening, sir. everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने हैमिल्टोनियन को लैग्रांजियन में और लैग्रांजियन को हैमिल्टोनियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने ये सीखा था, और आप लोगों को कुछ काम भी दिया था, आप लोगों ने किया भी होगा। फिलहाल हम उसके आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक बहुत पहले से छूटा हुआ था, मतलब छोड़ रखा था जानबूझकर। लैग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और जब लैग्रांजियन निकल जाएगा तो हैमिल्टोनियन भी इस वक्त ही निकाल लेंगे, तो इसलिए छोड़ रखा था कि दोनों एक साथ करवाएंगे। आप लोग ये एक साथ याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लैग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, सबसे पहले तो अगर आपको पता हो तो चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, वो होता है QE प्लस QB क्रॉस B। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? Yes, sir. ठीक है। तो force on a charged particle in electromagnetic field, it will experience electrostatic QE force and Lorentz force QB cross B। ठीक लिखा है मैंने? Since we have, आप जानते होंगे E is equal to क्या होता है? माइनस के डेल फाई माइनस डेल E ओवर डेल T। नहीं, क्या होता है? Del A over del T. डेल A ओवर डेल T। एंड B is equal to क्या होता है? Curl of A. कर्ल A। हाँ बेटा, पहला ही स्लाइड है ये, कर्ल ऑफ ए। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ी होगी, मैक्सवेल्स इक्वेशंस पढ़ी होंगी, तो आप लोगों ने देखा होगा, इफ वी पुट दीज E एंड B, तो अपने को क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू Q, E की जगह लगाएंगे माइनस डेल फाई माइनस डेल A ओवर डेल T प्लस Q V क्रॉस V। ठीक है। तो यहीं से अगर हम Fx निकालें, X कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो कितना आएगा? X कंपोनेंट ऑफ फोर्स अगर देखें तो कितना आएगा? Fx इज इक्वल टू Q माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स। भाई डेल्टा फाई जो हो जाएगा वो माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स हो जाएगा। डेल ए ओवर डेल टी का एक्स कंपोनेंट प्लस क्यू, एक मिनट रुकना आपने, हाँ, क्यू बी क्रॉस डेल क्रॉस ए का भी एक्स कंपोनेंट। भाई जो भी इनके एक्स कंपोनेंट्स आएंगे, क्योंकि डेल क्रॉस वी क्रॉस डेल क्रॉस ए, ये कोई आसान तो है नहीं निकालना।
2 बार डिटर्मिनेंट लगाओगे तो निकलेगा। ठीक है, ये सब निकालने के बाद जब आप एफ एक्स को रीअरेंज करोगे, आफ्टर रीअरेंजिंग आपको जो मिलेगा एफ एक्स क्या मिलेगा, माइनस डेल ओवर डेल एक्स क्यू फाइव माइनस क्यू ए डॉट बी प्लस डी ओवर डी टी ऑफ डेल ओवर डेल एक्स डॉट क्यू फाइव माइनस क्यू ए डॉट बी। ये आप रीअरेंज करने के बाद आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं, थोड़ा लेंदी पड़ता है, टाइम लगेगा अगर हमें प्रूफ करना होगा, काफी सारा लिखना पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी बुक में देख लेंगे तो आपको ये प्रोसेस मिल जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप ये अंदाजा लगाएंगे कि वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डी ओवर डी टी डेल यू ओवर डेल एक्स डॉट की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर सिमिलरली एफ वाई अगर देखें तो सेम एफ वाई भी लिख जाएगा, एंड एफ जेड भी ऐसे ही लिख जाएगा। ठीक है, यहां पर u क्या है, q फाइव माइनस ए डॉट बी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू फाइव माइनस ए डॉट बी, इट इज velocity dependent potential energy of the particle। क्लियर है यहां तक, देख ले पीछे वाली स्लाइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम बी स्क्वायर है, तो लेग्रांजियन क्या हो जाएगा, लेग्रांजियन इज इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस वी। सो लेग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज हाफ एम बी स्क्वायर माइनस क्यू फाइव माइनस क्यू, या तो क्यू बाहर ले लो, क्यू फाइव माइनस क्यू ए फाइव ए डॉट बी। या तो ऐसे याद कर लें या अंदर ले जाके याद कर लें, एक ही बात है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस क्यू फाइव प्लस क्यू ए डॉट बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई कुछ पूछना चाहता है? बैक स्लाइड कर देता हूँ। ऑलरेडी ये वाला फार्मूला तो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए फार्मूला कौन सा आता है। ये फार्मूला आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर हम इसको हैमिल्टोनियन भी कर लेते हैं। हैमिल्टोनियन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अच्छा चलिए यहाँ पे एक दो एनालिसिस और कर लेते हैं। जब आप जनरलाइज मोमेंटा बताएंगे, चार्ज पार्टिकल का जनरलाइज मोमेंटम px is equal to how much? PNV like PV. del L over del x डॉट। अगर मैं इसको v स्क्वायर को x डॉट स्क्वायर लिख लूं तो कितना आ जाएगा? mx डॉट ही तो आ जाएगा, है ना? और यहां से कितना आएगा, कोई बताएगा? PV. QA। सिमिलरली p बाई del L over del by dot m by dot plus QA। सिमिलरली QAX आएगा बेटा, QA नहीं। यहाँ पे AY आएगा और PZ में आएगा del L over del Z dot MZ dot plus QAZ. Is it? If you combine these three, then how can you write P? P कैसे लिखोगे आप भैया? इसकी I कैप से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी J कैप से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी K कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? P। और ये बन जाएगा MB प्लस QA। यही तो हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप समझे कि here it is clear that P is not equal to MB. P is not equal to MB। जबकि आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा कि P जो होता है वो किसके बराबर होता है? MB के बराबर। तो व्हाट अबाउट MB? भाई चलो जनरलाइज मोमेंटा तो हो गया MB प्लस QA, लेकिन फिर ये MB के बराबर आया नहीं। तो MB क्या पढ़ा था फिर हम लोगों ने पहले? तो आपको बता दूं, देयर आर टू टर्म्स, वन इज मैकेनिकल मोमेंटा, अदर वन इज जनरलाइज मोमेंटा। मैकेनिकल मोमेंटा इज ऑलवेज इक्वल टू MB, हाउएवर जनरलाइज मोमेंटा may be MB, may not be MB. In case of generalized, in case of velocity dependent potentials, it is not equal to MB. So ये रिमार्क हम लिखेंगे आगे वाले पेज पे। पहले आप लोग ये सारा चीज लिख लें। That is for velocity dependent
potential P is not equal to mb, और यहीं पर मैं लिखता हूं जनरलाइज मोमेंटा की जगह हेडिंग या डालता हूं मैकेनिकल मोमेंटा मैकेनिकल मोमेंटा क्या होता है? मैकेनिकल मोमेंटा इज P is equal to mass into velocity. तो in mostly cases generalized momenta is equal to mechanical momenta. However, for velocity dependent potentials, P is not equal to mb. In general, you can say कि generalized momenta may be equal to mb, may not be equal to mb, depending on the behavior of generalized potential. Am I correct? समझ गए होंगे। Yes, sir. एक चीज यहां पर और आपको बता दूं, एक नोट और बहुत इंपॉर्टेंट नोट, दूसरे कलर से लिख देता हूं। किसी को, आप लोगों को ये पता है कि पोटेंशियल्स के लिए गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था? GAUG, फॉर A एंड फाई। ए समझ रहे हो ना, वेक्टर पोटेंशियल, और फाई मींस Scalar. स्केलर पोटेंशियल। किसी को याद है? A dash is equal to A plus del phi. A dash is equal to A plus del phi. A प्लस डेल फाई। A और plus any scalar. A plus gradient of any scalar. And phi क्या dash is equal क्या to phi. समझते हैं आप लोग गेज ट्रांसफॉर्मेशन से? गेज ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? आपको बताया था ना गेज ट्रांसफॉर्मेशन लैग्रेंजियन के लिए। ए को अगर मैं रिप्लेस कर दूं ए प्लस, इससे क्या बताया आपने? डेल लैम्डा, इस तरीके से, है ना। और फाई को रिप्लेस कर दूं अगर फाई माइनस डेल ओवर डेल टी, ऐसे कुछ ना, Yes, sir. इसी तरीके का तो होता था। कुछ भी लिख दो आप। वहां क्यों नहीं लगाया और ये लाइट भी वहां क्यों नहीं लगाई? बेटा ये आवाज बंद रखें। तो इसमें आपको पता होगा, इस गेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, अंडर दिस गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ई और बी बदलते हैं क्या? नहीं। No, sir. No, sir. No, sir. ई और बी नहीं बदलते। ई और बी नहीं बदलेंगे अगर, तो एफ बदलेगा क्या? No, sir. नहीं बदलेगा। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, Lagrange Euler equation, that is equation of motion, एक ही बात है, remains invariant। ठीक है। एक ये चीज बहुत पूछी जाती है, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब हेडिंग लिखो आप लोग, क्या ये लिख ले फटाफट। अब लिखे हैमिल्टोनियन
of a charge particle in EM field. ठीक है, चार्ज पार्टिकल EM फील्ड में हैमिल्टोनियन। अब बेटा कुछ पूछ रहे हो आप, बार बार आवाज आ रही है, कुछ पूछना चाह रहा है कोई? सर बैक स्लाइड शो कर दीजिए। अच्छा बेटा, थैंक यू सर। गेज ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा सुन लें आप लोग। रोशनी, गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये आप लोगों ने ईएमटी में पढ़ा होगा। और गेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर ए को इस टर्म से रिप्लेस कर भी दें, 5 में अगर इतना जोड़ भी दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो एफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन पे इस गेज ट्रांसफॉर्मेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, सिंस वी हैव लैग्रांजियन, लैग्रांजियन आपके पास है, यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नाउ फाइंड हैमिल्टोनियन, दिस इज योर क्वेश्चन। आप अपने तरीके से, जैसे कल मैंने आप लोगों को सिखाया था, लैग्रांजियन अगर पता हो तो कैसे हैमिल्टोनियन निकालते हैं, आप लोग निकालें फटाफट। तरीका आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कैसे करना है, वही आपको अपनाना है। अभी अपने पास एक और चीज भी है, अभी पीछे ही निकाला था, Ex is equal to mx dot plus qax एंड सो ऑन। जरूरत पड़ेगी लगाएंगे, ठीक है क्या? चलो एंड सो ऑन भी क्या लिखे, हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू कितना होता है? Q dot P means x dot px, y dot py, z dot pz, समेशन q dot pi होता था ना, q dot I pi माइनस एल, एल की वैल्यू यहाँ डाल दें और यहाँ पे px p by pz की वैल्यू डाल दें। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? mx डॉट स्क्वायर प्लस क्यू ax x डॉट प्लस m बाई डॉट स्क्वायर क्यू a बाई a x डॉट, सॉरी बाई डॉट, m z डॉट स्क्वायर क्यू a z z डॉट माइनस लैग्रांजियन लिख दें
आप लोग अपनी कॉपी में करें, मेरे को तब देखें जब आपका निकल आए रिजल्ट। हाफ mv स्क्वायर प्लस क्यू p माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर बाई क्वेश्चन प्लस क्यू 5। यही आया। Yes, sir. इसको हम लिख सकते हैं mb स्क्वायर अपॉन 2 या हाफ mb स्क्वायर, लेकिन अप्रोप्रिएट हैमिल्टोनियन वो होता है जो p के टर्म्स में बताया गया हो। तो b बराबर क्या आएगा यहां से, b इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, p माइनस क्यू ए अपॉन M. m। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू ए होल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस Q5। कितना छोटा सा आया है, आप लोग बड़ा आसानी से याद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है ये। नोट कर लें और याद कर लें अभी के अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बता रहा हूं, मतलब बहुत बार आएगा ये, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ईएमटी में भी आप लोगों को जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है उसमें बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि अभी नहीं, जब आप लोग पीएचडी कोर्स वर्क वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसको एक बार और मैं कर दूं, इस समय गड़बड़ हो गया था कुछ। ठीक है यहाँ तक। सर पिछला स्लाइड दिखा दीजिए। हम्म, सर बैक स्लाइड क्या करना है? थैंक यू सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कैसे लैग्रांजियन पूछा जाएगा। तो हम लोग लैग्रांजियन वाले में जाते हैं पहले। तो जैसे ये देखिए आप, पहला क्वेश्चन ये मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के ऊपर। पहला क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं डायरेक्ट? ऑप्शन सी। Option C. करवा दिया था, लेकिन वही है ना, mb प्लस क्यू ए, यही तो हो जाएगा जनरलाइज मोमेंटम। ये देखिए ये 8वां क्वेश्चन करवा दिया था मैंने, हालांकि फिर दिखा रहा हूँ, अब थोड़ा जाना पहचाना सा लगेगा। ये लैग्रांजियन करवा दिया है क्वेश्चन, लेकिन लैग्रांजियन आया हुआ है इसलिए मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, तो आपको जाना पहचाना सा लगेगा, लगेगा हाँ देखा देखा सा है। और आगे आ जाए, और आगे आ जाए, इसमें तो है नहीं, आगे होगा। ये देखिए आप, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी सेकंड क्वेश्चन में वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है, पीएमबी के बराबर नहीं आया था, हालांकि करवा दिया है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको अब दिखा रहा हूं कि ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे हमारे बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करवाया था, वही वाला फार्मूला जो अभी ड्राइव भी किया है एक तरीके से, वो है ये। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
7वां क्वेश्चन, ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 and charge q is moving in electromagnetic potential of Lagrangian. तो बता सकते हो which one is correct? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं करेक्ट है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को कल मैंने प्रूव करवाया था, -m0 √1 - v² /c², याद आया? यस सर। नहीं याद आया तो वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहीं पर एक हेडिंग और छोटा सा लिख देता हूं, Lagrangian of a charge particle relativistic, Lagrangian of a relativistic charge particle in electromagnetic field। ठीक है, तो सीधा सीधा है, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को बता रखी है -m0c² √1 - v² /c², और पोटेंशियल एनर्जी अभी निकलवाई क्या, QA ना, Q5 - QA.b। तो यहां से लैग्रेंजियन क्या आ जाएगा, -m0c² √1 - v² /c² QA -QA QA.b। नहीं समझ में आई? अब ये कहां से आया, ये कल वाली क्लास में जो जो होंगे उन्हें पता होगा। कोई बता सकता है हैमिल्टोनियन क्या होगा? इसी का अगर हैमिल्टोनियन लिखूं तो प्लस में आ जाएगा साइन सर। नहीं सर, वो आएगा ना सर √p² c²। यस सर, वो आएगा p √p² c² + m0² c⁴ + q5 - QA.v। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बताया। क्या काइनेटिक एनर्जी, वो हैमिल्टोनियन डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके कल दिखाया था आप लोगों को, √p² c² + m0² c⁴ और प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने ही है, Q5 - QA.v। सब याद रखोगे? याद क्या रखना है, केवल एक चीज याद रखनी है, याद रखना है केवल ये ऊपर वाला फार्मूला, बाकी सब तो अपने आप हो जाएंगे। लिख लें इसको भी, लिख लिया? लिख लिया? यस सर। चलिए, तो अब तो सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे कोई देख लें इस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ये देखिए आप आ गया, लैग्रेंजियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका 36वें का? ऑप्शन ए। ए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो यहाँ वाले क्वेश्चन अभी एक आध दुक्का छूट रहे हैं तो वो होंगे नहीं अभी, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा धैर्य रखें जरूर, धैर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। अगला 42 नंबर आप देखें, अब क्वेश्चन अब आप दे पाएंगे आंसर। 42 नंबर ये उठा ले रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है।
क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो उसमें ये थोड़ी देख के आता है। दिख रहा है आप लोगों को? ये क्वेश्चन नंबर 42 असाइनमेंट नंबर लैग्रांजियन का है, लेवल 2 का। असाइनमेंट नंबर आप लोग देख लेना कौन सा है, मैं भूल गया। 3 हाँ 3 है। yes sir हाँ चलो अब जी आंसर सर। दो, छोड़ो ये बात। लैग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल लेवल 2 का है। हाँ लैग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अप्लाइड इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय दिस, ठीक है। वेक्टर पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द कैनोनिकली conjugate momentum of particle p is equal to mv. Is it correct? Wrong is No, sir. Wrong. अब बता पा रहे हो ना ये? अगर आप ये सोचोगे कि ये उसी समय बता देते तो नहीं बता पाते इस क्वेश्चन का आंसर। अब हैमिल्टोनियन का भी जिक्र है इस सवाल में, है ना, तो जब तक आप हैमिल्टोनियन नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। क्या हैमिल्टोनियन सही लिखा हुआ है? No, नो सर। देख लो कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं गड़बड़ है? यस सर। नहीं है, आप करके देखो, तोड़ उड़ के देख लो, तब भी ये नहीं आएगा। अगला, L remains unchanged under gauge transformation of potential. correct है। ये अभी करवाया मैंने। यस सही है। ये सी सही है गलत है? सही है सर। सी गलत है भाई। L remains unchanged लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए था इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज, तब होता सी। अरे अभी क्या लिखवाया? यस अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज लैग्रेंज आयलर इक्वेशन रिमेन्स इनवेरिएंट। लैग्रांजियन तो बदल ही जाता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदलती है। लेकिन लैग्रांजियन किस तरीके से बदल गया होगा जरूर, जिससे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदली होगी। एल में क्या जुड़ गया होगा इस वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदली होगी? derivative of any function of time. टोटल डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन विच फंक्शन ऑफ आर एंड टी। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। आप देखो ध्यान से, देखो गलत कह रहा हूं क्या? पढ़ो। अंडर ए गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल L changes by a total time derivative of function of r and t. तभी तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदलती है। सहमत है? yes sir चलिए और देख लेते हैं। और तो मुझे लगता है इसमें कोई नहीं है। अच्छा हैमिल्टोनियन के जरा क्वेश्चन देख लें जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जिक्र है। सर मतलब यहाँ पे लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन खत्म हो जाएगा क्या? हाँ क्या करें? मतलब अगर इतना आता होगा तो इससे लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन हो जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अभी नहीं लैग्रांजियन सर, अभी हैमिल्टोनियन में बहुत मैंने कुछ पूछा। बाकी है। हाँ बोलो बेटा, एक बार और बोलो। नहीं सर, हो गया कंफ्यूजन। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये देखो आप, हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स का एक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा वाला कह रहे हो आप? मोनालिसा।
21 वाला कौन सा क्वेश्चन, कौन सा असाइनमेंट का 21? असाइनमेंट 3 लेवल 2। ये बेटा अभी नहीं होगा, अभी रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं करो, ये वाला अभी तब तक नहीं होगा। चलो मैं इसको निकाल के रख ले रहा हूं, जिससे कि अभी मैं एक एक करके सब दिखाता। वैसे ये वाला वैसे अभी होगा नहीं आपसे, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये मैं आगे डाल ले रहा हूँ। हो जाएगा, आज ही करवा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देख। सर 34 नंबर। किसका 34? लेवल 2 का सर, असाइनमेंट 4। ये वाला, ये वाला? नहीं सर, ये नहीं। हाँ, नहीं सर, ये नहीं, हैमिल्टनियन डायनामिक्स में सर। बेटा अभी अपने मत 34 क्वेरीज नंबर। पूछो, अपनी क्वेरीज मत पूछो प्लीज। पहले हमें बोल लेने दो, उसके बाद अपनी बातें बोलना। हम बोल तो नहीं, एक बार आप लोग अपनी बात ना बोले प्लीज अभी। मतलब आपके डाउट्स हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हमें बोल लेने दो जरा। हैमिल्टोनियन डायनामिक्स का असाइनमेंट नंबर 4 और लेवल 1 का ये है। दिख रहा है आप लोगों को? इसमें केवल वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जिसमें वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल इन्वॉल्व है। ध्यान से देखो, तीसरे नंबर क्वेश्चन वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है ना इसमें भी, है कि नहीं है भाई? Yes, आर sir. की जगह पे ए आ गया है, आर की जगह पे ए आ गया है, बस और क्या है? तो आंसर बता दो डायरेक्ट। 5 है नहीं, तो आपको ये बताने में कोई गोरज नहीं होगा ए ऑप्शन सही होगा। ये है नहीं सर। भाई, मैं कह रहा हूं ये काम जल्दी किया जा सकता है, अपेक्षाकृत जल्दी, है ना? ऐसे ही ये भी वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल का ही है, हालांकि ये हो गया होगा। आगे हमारे पास, हाँ ये देखें आप, ये हो चुका है। इधर तो है नहीं कोई, चलिए इसमें और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हालांकि हो गया होगा आप लोगों से, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि ये बिल्कुल वैसा ही तो ये जो अभी करके हटे हैं। आर की जगह ए है और बी की जगह Q5 था, नहीं था? तो आंसर मुझे लगता है बी ऐसे ही बता दोगे डायरेक्ट। क्या कहते हो? सर सॉल्व करके बताइए। ये वाला, ये बेटा अपने आप करना, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये बिल्कुल वैसा ही लैग्रांजियन है। हाफ एम बी स्क्वायर माइनस Q5 प्लस QA.B। तो हैमिल्टोनियन भी वैसा ही होगा, 1/2m P माइनस QA होल स्क्वायर प्लस BR और Q5। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हैमिल्टोनियन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट ही बता सकते हैं आप लोग, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सर क्या सभी क्वेश्चन डायरेक्ट ही बता सकते कौन सा? बेटा क्या कह रहे थे आप? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? वो कह रहे हैं अभी डायरेक्ट आते हैं क्या क्वेश्चन? हाँ, ये डायरेक्ट बताना मतलब निकाल तो लेते ही होगे आप लोग, लेकिन डायरेक्ट अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो।
चलिए कोई नहीं, बाकी से रिलेटेड तो क्वेश्चन बाद में ही बताएंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का कन्वर्जन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन हम लोगों ने सीख लिया। अब बात आती है हैमिल्टन इक्वेशन की हम कैसे इस्तेमाल करें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप हैमिल्टन इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। हैमिल्टोनियन आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको हैमिल्टोनियन पता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन। तो अक्सर जब भी आपको प्रॉब्लम करने को आती है तो आप हैमिल्टन इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन रेयरली निकालते हैं, क्योंकि लैग्रांजियन से पहले हैमिल्टोनियन में आओ फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, जो कि बहुत अच्छी वो नहीं रहता है, मतलब फालतू की स्टेप्स बढ़ाने वाली बात है। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए ये इतना ही लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हैमिल्टोनियन से निकालनी है तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रांजियन जो होता है वो आपको पता ही है, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल, या अगर माइनस वाला लिखें तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा होता है। और करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन कल आप लोगों को निकलवाया भी था, H इज इक्वल टू कितना था, पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2L 2ml स्क्वायर प्लस MGL 1 minus cos theta. प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये है हैमिल्टोनियन। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा कैसे निकालेंगे। तो अपने को डेल एच ओवर डेल पी थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा डॉट, डेल एच ओवर डेल पी इज इक्वल टू क्यू डॉट। तो यहां से डेल एच ओवर डेल पी थीटा इज इक्वल टू पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर आ जाएगा। एम आई करेक्ट। और दूसरी इक्वेशन जो होती थी डेल एच ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस पी थीटा डॉट। तो यहां से कितना आ जाएगा, डेल एच ओवर थीटा, डेल एच ओवर डेल थीटा आ जाएगा माइनस MGL sin थीटा। नहीं, सिर्फ एमजीएल आ जाएगा बेटा, एमजीएल साइन थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस पी थीटा की जगह पे अगर आप लगाएंगे तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो जाएगा। तो यहां से अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। वही इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी जो आप लोगों ने लैग्रांजियन से निकाली थी, जो आप लोगों ने लैग्रेंज आयलर इक्वेशन से निकाली थी। समझ में आ रही बात कुछ नहीं। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि हम ये काम करने के लिए हैमिल्टोनियन नहीं बनाए। हैमिल्टोनियन हम इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का एक दूसरा जरिया मिल जाए। हालांकि हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम निकालेंगे नहीं। मैंने सिर्फ एक प्रैक्टिस आपको करके दिखा दी है कि ऐसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली जा सकती है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हमेशा हम लैग्रांजियन से ही निकालते हैं, उसी से निकाल लेंगे। लेकिन हैमिल्टोनियन से हम और चीजें क्या कर सकते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको। इतना नोट करें जरा।
सर हाँ बेटा, सर जो ये वाली इक्वेशन होती है थीटा डबल डॉट जी बाय, आपने इसका सोल्यूशन एक बार से निकलवाया था सर हमें कि मतलब थोड़ा पावर सीरीज मेथड से, सर ये भी लार्ज ऑसिलेशंस के लिए ट्रू है ना? हाँ ये अगर साइन थीटा को थीटा थीटा रहने देते हैं। स्मॉल ऑसिलेशन हो गया, अगर साइन थीटा ही रहने दे फिर किसी भी ऑसिलेशन के लिए ट्रू हो जाएगा। हाँ वो तो फिर किसी भी ऑसिलेशन के लिए ट्रू हो जाए, ओके सर। लेकिन वो इफेक्टिवली किसके लिए होगा? होगा तो लार्ज ऑसिलेशन के लिए ही। ओके हाँ सर, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए तो थीटा में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं सर। नहीं, मतलब वैसे वो सबके लिए होगा, स्मॉल के लिए भी होगा, लार्ज के लिए भी होगा। वो जनरलाइज मतलब एक तरीके से टर्म है। लेकिन इफेक्टिवली लार्ज ऑसिलेशन के लिए होगा। इफेक्टिवली तभी इफेक्ट उसके अदर टर्म्स का आएगा जब लार्ज ऑसिलेशन का जिक्र करेंगे। ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हैमिल्टोनियन लेवल 2 का क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन है कि सिस्टम इज गवर्न बाय हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन इज गिवन where A and B are constants and Px, Py are momenta conjugate to x and y respectively. For what value of A and B will the quantity Px minus 3y and Py plus 2x be conserved? अब इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें हैमिल्टोनियन दिया हो, तो सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट की पहली अप्रोच एक होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर हैमिल्टोनियन आपके पास है, तो आप सबसे पहले हैमिल्टन इक्वेशन लिख लें, उसके बाद ही आपको पिक्चर क्लियर होगी। अदरवाइज आप सोचते रहोगे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे निकालूं, कैसे निकलेगा, ये पता नहीं कैसे होगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करो, सबसे पहले आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले हैमिल्टन इक्वेशन लिखें। हैमिल्टन इक्वेशन क्या है अगर आप देखें तो डेल एच ओवर डेल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट, यही तो होगी। और डेल एच ओवर डेल पी वाई इज इक्वल टू वाई डॉट, डेल एच ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डॉट, और डेल एच ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस पी वाई डॉट। ये तो आप मिनिमम निकाल ही लो तुरंत बिना देर करे। तो आप बता सकते हो डेल एच ओवर डेल पी एक्स कितना आएगा? Px minus Ay. पी एक्स माइनस ए बाई इज इक्वल टू एक्स डॉट, और डेल एच ओवर डेल पी बाई कितना आएगा? पी बाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू वाई डॉट, डेल एच ओवर डेल एक्स कितना आएगा? डेल एच ओवर डेल एक्स minus b पी वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डॉट, और डेल एच ओवर डेल वाई Minus A. Px minus Ay. ठीक है। अब इन्हीं चार इक्वेशन से आपको खेलना है, जो करना है आपको यहीं से मिलेगा आंसर, इसके अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस स्टेप में आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, इसकी वैल्यू कितनी है? Y dot. वाई डॉट वाई डॉट है ना, सबसे पहले ये लगा लो, हो सकता है इसी से आंसर मिले। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, बी बाई डॉट इज इक्वल टू पी एक्स डॉट हो गया है ना।
तो यहां से पी एक्स माइनस बी बाई बराबर कॉन्स्टेंट नहीं लिख सकता हूं मैं? पी एक्स माइनस बी बाई बराबर कॉन्स्टेंट, अरे इंटीग्रेट कर दूं यस सर। यस सर। या फिर इधर ले आओ उठा के बी बाई डॉट को, उसके बाद टोटल का डॉट लगा के डी ओवर डी टी लिख दो, उसके बाद डायरेक्ट लिख दो, नहीं लिख सकता। तो एक तो ये मिला हमें। ऐसी ये बताओ जरा, जगह कम है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर। यहां से बताओगे क्या आएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? X dot. एक्स तो कितना आ जाएगा बताओ? पी वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट पी वाई पी बाई माइनस ए एक्स। इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या कहोगे? और इसमें पूछा क्या गया है सवाल में कि किन ए और बी की वैल्यू के लिए ये और ये कांस्टेंट होंगे, तो बताओगे बी की ऑप्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल टू 3। -2। यस सर माइनस और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कंपेयर करो ना, पी एक्स माइनस बी बाई कॉन्स्टेंट है, इसमें कह रहा है पी एक्स माइनस 3 बाई कॉन्स्टेंट है। तो बी का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। डी इसका मतलब ए -2 और बी 3, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। सही नहीं है, समझ में आया? अब आप सोचो, आप सोच रहे होगे ये कैसे किया। अगर इस सवाल में यहाँ 3 की जगह 4 होता और यहाँ 5 होता, यहाँ 100 होता, यहाँ पे 20 होता, यहाँ पे कुछ भी होता, कुछ भी होता, वही तो आंसर होता। क्योंकि आपने तो यही प्रूव कर लिया है ना कि पी एक्स माइनस बी बाई कॉन्स्टेंट है और पी बाई माइनस ए एक्स कॉन्स्टेंट है। सही है। क्वेश्चन अच्छा तो तब बनता, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था, 5 नंबर का आया था, हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा तब बनता जब ये पूछा जाता कि कौन कौन से कांस्टेंट ऑफ मोशन होंगे, और उसमें ऑप्शंस होते पी एक्स माइनस बी बाई और पी बाई माइनस ए एक्स। क्यों? क्योंकि अगर आप तुक्का लगाते ना तो बिल्कुल गलत हो जाता। कैसे? आप बता सकते हो कि इसमें अगर जरा सा भी तुक्का लगाने की कोशिश करें, ये क्या लिखा हुआ है, ये पी बाई माइनस बी एक्स आ क्या रहा है? पी बाई माइनस ए एक्स। और ये क्या है? पी एक्स माइनस ए बाई आ क्या रहा है? पी एक्स माइनस बी बाई। Y minus AX. तो कहने का मीनिंग ये है, अगर आपने डायरेक्ट इसको देखकर अंदाजा लगाया तो फिर गलत हो जाएगा। विदाउट सोल्यूशन आप लोग इसको अप्रोच करोगे, गलत हो जाएगा। नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर इसका कॉम्यूटेटर लेके सर कर नहीं सकते? हाँ, इसका कॉम्यूटेटर लेके सर कर नहीं सकते जो हम लोग बताया क्वांटम में नहीं करते? ना, मैंने आपको नहीं अच्छा, पढ़ाया। ओके ओके। पढ़ाऊंगा जिस दिन तो ये भी बताऊंगा कि हाँ इसको वैसे भी कर सकते, है ना। देखो मैं तो ये मान के पढ़ाता हूँ, टाइम डेरिवेटिव से कर आप लोगों को सकते आगे की चीज नहीं पता है। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? ये जो क्वांटिटीज दी है इसका टाइम डेरिवेटिव लेकर भी कर सकते हैं ना। हाँ, करने को कर सकते हैं, लेकिन उसे कम्यूटेटर नहीं बोलते हैं बेटा, पॉइजन ब्रैकेट बोलते हैं। हाँ सर, पॉइजन ब्रैकेट सर। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, कल की क्लास में पॉइजन ब्रैकेट ही स्टार्ट करूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही सुंदर उम्दा उम्दा क्वेश्चन आया था, और ये मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। आपके पास हैमिल्टोनियन गिवन है, दिख रहा है आप लोगों को? सबसे पहला आप क्या काम करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो फटाफट। डेल एच ओवर डेल पी इज इक्वल टू हाउ मच? क्यू डॉट। क्या बता सकते हैं कितना होगा?
और डेल एच ओवर डेल क्यू माइनस इज इक्वल टू पी डॉट, तो यहां से ये कितने के बराबर आ जाएगा, पी डॉट डेल एच ओवर डेल क्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2qp²। सही बोल रहा हूं नहीं? नाउ यू हैव टू इक्वेशंस। अब आपको सारा काम इन्हीं से करना है, सारा काम आपको इन्हीं से करना है। क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कुछ तो मिलेगा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, dq अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस q अपॉन p। एम आई करेक्ट? और अगर यहां से आप देखो तो पी डी क्यू प्लस क्यू डी पी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब डी पी क्यू या क्यू पी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्यू पी इज इक्वल टू क्या होगा, सम कांस्टेंट। क्यू पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। Q और P की मल्टीप्लाई किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर। यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है बी ऑप्शन गलत। देखो आपको भी दिख जाएगा, बाकी सब में P और Q की मल्टीप्लाई किसको दे रही है, कांस्टेंट दे रही है। ध्यान से देखो, एक पावर प्लस है एक पावर माइनस है, एक पावर प्लस है एक पावर माइनस है, लेकिन एक में दोनों पावर नेगेटिव है। चलिए एक तो रिमूव हुआ कम से कम। अब PQ बराबर कांस्टेंट है, अगर मैं PQ बराबर कांस्टेंट रख दूं तो Q डॉट कितना आएगा, इक्वेशन 1 बिकम Q डॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू K है तो 2KQ। और इस इक्वेशन का सोल्यूशन आप लोग खूब अच्छी तरह जानते होंगे, इंटीग्रेट कर दें क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा नहीं? ऐसे ही तो आ जाएगा। हाँ सर। और इक्वेशन 2 क्या कहेगी, यही तो कहेगी। इसका मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, P इज इक्वल टू कितना आएगा, C3 e रेज टू द पावर माइनस 2KT, यही तो आएगा। अब PQ बराबर क्या है, सिंस PQ बराबर क्या है, K, तो C2 C3 किसके बराबर होगा, K के बराबर। एक्चुअल में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि सारा कांस्टेंट का ही खेल है। अब ये देखो कौन सी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए कौन सी नेगेटिव, Q इज इक्वल टू, मतलब इन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट, इन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट K है, उसका दुगना यहां चढ़ा होना चाहिए, यही तो मतलब हुआ इसका। अब छांट लो आप, इसका प्रोडक्ट कितना है A, इसका दुगना ऊपर चढ़ा होना चाहिए, है चढ़ा हुआ। P में माइनस है, P में माइनस है, Q में प्लस है, Q में प्लस है। पहला ऑप्शन ही सही आ रहा है, बाकी जरा दूसरों का देखो।
ये देखो इसका प्रोडक्ट कितना हुआ है, ए स्क्वायर अपॉन बी, जो कि नहीं है। इसका ऑप्शन देखे 2a स्क्वायर अपॉन बी, ये भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है। मतलब कहने का मीनिंग ये है ए ऑप्शन गलत है, ये सब गलत है। मतलब ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर हाँ बोलो बेटा। स्टार्टिंग में आपने जो पी डॉट अपॉन पी डॉट किया है ना, हाँ हाँ इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू आ रहा है। सर ये नीचे थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए एक लाइन। क्या हुआ, ये लाइन नहीं समझ में आई? पहले जो बच्ची बोल रही थी वो बोले। डेल एच ओवर डेल पी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? हो गया 2p स्क्वायर और माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू, ये तो ये आ गया। दोनों को डिवाइड करा तो डी क्यू अपॉन डी पी इज इक्वल टू आ गया पी क्यू अपॉन पी माइनस का। इधर उधर ले गए, इधर उठा के ले आए, ये पी क्यू बराबर कांस्टेंट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद पी क्यू की जगह के लगा दो, यहाँ पर, यहाँ पे भी लगा दो पी क्यू की जगह के, तो कितना आ जाएगा? क्यू डॉट इज इक्वल टू 2k क्यू, यहाँ हो जाएगा पी डॉट इज इक्वल टू माइनस 2k पी। इसका सोल्यूशन होगा ई रेस टू द पावर 2k टी। इसका सोल्यूशन होगा ई रेस टू द पावर माइनस के 2k टी, और कांस्टेंट अलग से होंगे। C1 C2 C2 C3 का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से अंदाजा लगाना होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में कांस्टेंट का ही फर्क है बस, बाकी देखने में तो सब एक जैसे ही है। नहीं समझ में आया अभी भी? सर अब जो बच्चा बोल रहा था वो बोले। हाँ सर मैं कह रहा था कि सर जो वो वाला स्टेप है, जो ये थर्ड स्टेप है डी क्यू बाई डी पी वाला, इसको सर हम स्किप नहीं कर सकते? क्योंकि सर जो एच है वो क्यू और पी का फंक्शन है, तो सर एच भी तो एक कांस्टेंट होगा, तो वहां से क्यू पी अंडर रूट एच आ जाएगा, तो वो अपने आप में एक कांस्टेंट मान लेंगे, तो सर हमें ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा ना? एच जो है एक कांस्टेंट है। हाँ, क्योंकि सर क्योंकि क्यूपी वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड करेगा हाँ तो बिल्कुल सही बात है, तब भी कह सकते हो आप। QP इज इक्वल टू अंडर रूट एच लिखना चाह रहे हो ना? हाँ सर, और फिर यही हाँ कांस्टेंट बन गया, आप बिल्कुल एकदम सही है, तब भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हमें ये लिखनी पड़ेंगी। सर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने ही, हाँ सर वही कर लिखनी तो पड़ेंगी ना, क्योंकि अगली स्टेप तो लिखनी पड़ेगी ये वाली। ये वाली यहाँ से सर कर लेंगे। यस सर। हाँ तो इसीलिए वो अपनाया नहीं तरीका। बाकी आपकी इच्छा है, कैसे भी करो, सही कह रहे हो आप, लेकिन जो भी कह रहे हो। किसी और को कोई समस्या, दिक्कत? चले आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो हम करवाएंगे। पहले आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत दिनों से अवेटिंग है और आप लोग जानना भी चाहते हैं, साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। सर आप और क्वेश्चन लेंगे क्या इस टॉपिक के? बेटा अभी इसी के टॉपिक के चल रहे हैं, टॉपिक अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, सब मिक्स है आपस में, ठीक है ना? अभी जिस सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स किन्हें बोलते हैं? तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। If a coordinate is not present, in Lagrangian explicitly, then corresponding
generalized momenta is a constant of motion. Generalized momenta is a constant of motion. These missing coordinates are called as coordinates. सर प्रेजेंट के क्या लिखा है? Are called as cyclic coordinates. कहाँ पे बेटा समझ में नहीं आ रहा है? प्रेजेंट इन लैग्रेंजियन लिखा है। लैग्रेंजियन बेटा लिखा है। Called as cyclic coordinates. तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स जो है या इग्नोरेबल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो लैग्रांजियन में एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं होते। इनका महत्व है क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटा होता है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, और हम अगर ये पता चल जाए कि हमें ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उससे काफी आसान हो जाता है सिस्टम को डिस्क्राइब करना। जैसे इस बात का एक्सप्लेनेशन देखें, प्रूफ। If L is equal to, for example, Q1 है, Q2 है, and so on so forth, Qi minus 1 है, फिर Qi plus 1 है, मतलब Qi मिसिंग है, and so on so forth, Q1 डॉट है, Q2 डॉट है, and so on so forth, T है, सब है। बस कौन मिसिंग है? Qi मिसिंग है, Qi नहीं है। Then del L over del Qi is equal to कितना होगा? 0। Since Lagrange-Euler equation for Qi अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? d over dt of del L over del Qi dot माइनस 0 बराबर 0। इसका मतलब del L over del Qi dot is equal to Pi is equal to constant। ये इसका प्रूफ है, और कोई ऐसा बहुत नया खास तो प्रूफ है नहीं, ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दे भी चुका हूं। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट लैग्रांजियन में प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम बोलते हैं क्या? साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो हम देखते हैं। इफ Qi इज पोजिशनल कोऑर्डिनेट है ना, अगर Qi क्या हो? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हो गया। If Qi is positional coordinate, like x, y,
एंड जेड टाइप, इस टाइप का कोई भी कोऑर्डिनेट है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इज साइक्लिक in Lagrangian, then linear momentum that is x dot, y dot, z dot, etc. आर नहीं, m भी लगाना पड़ेगा, mx dot, my dot या px लिख लेना, px, py, pz and so on so forth are constant of motion. This is due to translational symmetry. This is due to translational symmetry. This is called as homogeneity of space. Homogeneity of space. इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस. अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा फिर कहूंगा, धैर्य बना के रखें, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में. दूसरी बात देखिए, if qi is angular position, qi is angular coordinate या angular position, like theta, phi, etc. is cyclic in Lagrangian, then angular momentum that is Lx, Ly, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, या इसको हम लोग पी फाई, कुल मिला के एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा आर कांस्टेंट of motion. This is due to rotational symmetry. Or this fact is called as isotropy of space.
इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग लिखते रहें। लिखते रहें आप लोग। एल थीटा नहीं बोलते उसको, नोटेशन एल एक्स एल वाई एल जेड से देते हैं ना। अरे नोटेशन पे मत जाओ, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम है, आप पी थीटा भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। नोट कर ले। अगला लिखे, इफ ए कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक इन लैग्रेंजियन, then it is also cyclic in Hamiltonian. H इज इक्वल टू क्या होता है, Q डॉट P माइनस L। अगर L में नहीं होगा तो H में भी नहीं होगा, क्योंकि इस टर्म में तो कुछ है नहीं, क्योंकि Q डॉट P में तो Q है ही नहीं। या फिर और अच्छा लिखना तो ये लिख लो, बिकॉज Q dot P does not contribute any coordinate. अब ब्रैकेट में लिख लो H इज इक्वल टू Q डॉट P माइनस L। समझ में आ गया होगा बात, ये वाली भी थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी से काम चलाओ अभी। अगला, number and nature of cyclic coordinates may be different in different coordinate system. Number and nature of cyclic coordinate may be different in different coordinate system. ठीक है, अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। लैग्रेंजियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल, लैग्रेंजियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल, आप बता सकते हैं कार्टेशियन में क्या होगा? हाफ m x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर। अगर इसी को सिलेंड्रिकल में लिखना हो तो हाफ m
और रो डॉट स्क्वायर, रो स्क्वायर, फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। एंड इसी को अगर स्फेरिकल में लिखना हो तो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है। अब अगर आप देखें तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स पहले लैग्रांजियन में कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं? तीनों ही है, x px dot p y है, dot z। कितने हैं? X, Y, Z, 3, एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, जेड भी नहीं। ये मैं इसके लिए पूछ रहा हूं। इसके लिए बताएं। 500 साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? 500 वाई जेड। और तीसरे वाले के लिए बताएं जरा। 5 अब आप ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ें। नंबर कितने नंबर है? पहले वाले में कितने कोऑर्डिनेट्स है साइक्लिक? 3, दूसरे में 2, तीसरे में 1। और नेचर देखो, पहले वाले में लीनियर कोऑर्डिनेट्स है, दूसरे वाले में एंगुलर लीनियर दोनों है, तीसरे वाले में केवल एंगुलर है। इसका मतलब नेचर और नंबर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब किसी एक प्रॉब्लम के लिए ही नंबर और नेचर में बी डिफरेंट, नंबर एंड नेचर में बी डिफरेंट इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप फिर तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट साइक्लिक है कि नहीं है, क्योंकि लैग्रांजियन तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जा सकता है। गलत कह रहा हूं? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? सर पता कैसे चला आपको सर इसका भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट फाई और जेड होगा और इसका फाई होगा? ये तो बच्चे बता रहे थे तो बता दिया मैंने भी। वैसे किसी बच्चे को कैसे पता चला जो बता रहा था? अंग्रेजी में प्रेजेंट नहीं है। लास्ट में थीटा और फाई होगा ना? थीटा तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा में है तो थीटा। अरे डेल एल ओवर डेल एक्स कितना होगा? सर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद बताओ। डेल एल ओवर डेल एक्स कितना होगा ये बताओ बस, बाकी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा चलेगा। 0। इस बारे लैग्रेंजियन के लिए 0 होगा। डेल एल ओवर डेल एक्स कितना होगा? 0 होगा ना? 0। इसका मतलब एक्स साइक्लिक है। डेल एल ओवर डेल वाई कितना होगा? 0 होगा ना? इसका मतलब बाई साइक्लिक है। डेल एल ओवर डेल जेड कितना होगा? 0, इसका मतलब जेड भी साइक्लिक है। इसमें बताओ डेल एल ओवर डेल रो 0 या नहीं? ओके सर आ गया। नहीं 0 है ना, मतलब वो साइक्लिक नहीं है। डेल एल ओवर डेल फाई 0, इसका मतलब फाई साइक्लिक है। डेल एल ओवर डेल जेड 0, इसका मतलब जेड भी साइक्लिक है। इसमें डेल एल ओवर डेल आर 0 नहीं है, इसलिए साइक्लिक नहीं है। डेल एल ओवर डेल थीटा 0 नहीं है, इसलिए साइक्लिक नहीं है। डेल एल ओवर डेल फाई 0 है, इसलिए साइक्लिक है। ओके समझ में आई नहीं आई? सर स्लाइड आ गई सर। इसका मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की संख्या और साइक्लिक कोऑर्डिनेट का नेचर है ना, मतलब संख्या और व्यवहार दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं अगर
एक ही प्रॉब्लम के आप कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लो लैग्रांजियन को। इतनी बात तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सिर्फ इतनी सी पूछ रहा हूं मैं। ये अभी कुछ बताऊंगा, ये सब बताऊंगा मैं आपको, केवल इतना बताएं आप मुझे। यस सर। आज एक्चुअल में क्या है ना कि आप थोड़े से एक बड़े एनालिटिकल मोड पे हैं हम लोग, और आप लोगों का प्रेजेंस इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप लोग थोड़ा सा चिंतनीय बनिए, क्योंकि इस वक्त हम लोग कंसेप्चुअली बात करेंगे, कैलकुलेटिव मैनर में बात नहीं करेंगे, एनालिटिकल बात करेंगे। तो हमें कांस्टेंट ऑफ मोशन निकालने, इसी के लिए कल की क्लास पूरी डेडिकेटेड रहेगी। कल की पूरी क्लास इसी काम के लिए डेडिकेटेड रहेगी कि कांस्टेंट ऑफ मोशन कौन कौन तरीकों से, किस किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है? तो नोएथर थ्योरम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सर बैक स्लाइड शो करो। पहले बेटा इतना सुन तो लो मेरी बात को। चलो ये लिख लो। नोएथर थ्योरम के जो रिजल्ट्स हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूं बेसिकली, और वही मैं कल भी डिस्कस करूंगा। तो कल हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है? हेलो सर। तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, बेटा एक मिनट रुक जाए, मुझे बोल लेने दे। ट्रांसलेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, इसकी चर्चा हम लोग कल डिटेल में करेंगे। तो आज मैंने केवल आप लोगों को एक तरीके से कह सकते हो छेड़ दिया है इन सब चीजों को लेकर। ठीक है? इसके आगे की चीज हम लोग कल देखेंगे। अभी कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन थे जो कल आपको बताए नहीं थे मैंने, कल टाइम नहीं मिला था इसलिए बताया नहीं था। और एक क्वेश्चन के बारे में मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, कौन से क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन मैंने टुमारो लिखा था जिसपे ना 18 नंबर, एसी का 18 था। नहीं, सर 44 नंबर क्वेश्चन। इसी का 44 ना, लेवल 2 का 40। 44 है। 2 का ही था सर। 44। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का है। ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को बोला था, और ये भी बोला था कि इसको मैं आगे करवाऊंगा, लेकिन फिर भी अभी मैं बता देता हूँ इसको। एक मिनट रुकिए जरा। चंदन अभिषेक ठीक है, ये दिख रहा है ना क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। इस क्वेश्चन में ये था कि a rod of length mass m and length l is suspended from its one end and free to rotate about it one end. तो लिखा ये इस तरीके का था, मैंने पिक्चर भी बनाया था उस दिन।
ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, मतलब इसका थीटा भी वेरी कर सकता है और फाई भी वेरी करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 2 है ना। तो मैं, याद हो तो आप लोगों को लैग्रांजियन में काइनेटिक एनर्जी लिख रहा था उस दिन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखा था ना, कितना, हाफ आई कितना निकाला था, 1/3 ml square ml स्क्वायर sin theta. Sin साइन स्क्वायर थीटा, थीटा। ये आया था ना। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मतलब फाई डॉट स्क्वायर, क्योंकि ऐसे ही तो घूमेगा ये, यही तो एंगल है फाई। भाई समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इस तरीके से जो घूम रहा है ये, इसका कितना होगा। ये तो मैंने यही वाला टर्म लिखा था, बस एक टर्म ये वाला गलत लिख दिया था। गलत क्या लिख दिया था, क्योंकि इसमें हमने फिजिकल पेंडुलम कंसीडर नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये रोटेशनल मोशन नहीं हो, थीटा वेरी करे अगर, तो थीटा अगर वेरी करे, फाई अगर वेरी ना करे, तो ये कैसे गिरेगा, ऐसी तो गिर जाएगा सीधा। तो अगर आप देखो तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, L/2। L/2 पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी L/2। तो फिजिकल पेंडुलम में आपको याद हो, कंपाउंड पेंडुलम में भी अगर इस तरीके से मोशन हो रही हो, मतलब केवल ये रॉड इस तरीके से मोशन कर रही हो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेंगे, ना कि हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ आई कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के अबाउट वर्टिकल एक्सिस के, अगर ये एक्सिस हो तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/3 ml स्क्वायर, और ओमेगा मतलब थीटा डॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, नहीं मैं उधर सेंटर ऑफ मास का निकाल रहा था, लेकिन इसका ये तो फिजिकल पेंडुलम बन जाएगा ना, जब ये सीधे सीधे अगर थीटा वेरी करे सिर्फ, तो यहाँ पर दो दो मोशन हो रही है ना। आप देखो, अगर ये एक मिनट, केवल ऐसे ऐसे मोशन करे, तो इसकी इक्वेशन, इसकी काइनेटिक एनर्जी तब क्या लिखोगे, ये तो बता दो। अगर थीटा वेरी करे तो कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी हाफ आई इसका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन एंड के अबाउट परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस है आपकी तरफ, तो आई होगा ml स्क्वायर अपॉन 12 3, और ओमेगा हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर। और अगर मान लीजिए ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, थीटा को फिक्स रखते हुए, तो फिर इसके अंदर टी बराबर कितना होगा, हाफ आई लेकिन अब की बार कौन सा होगा, इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी कौन सी, वर्टिकल वाली। तो आई वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब ओमेगा फाई का स्क्वायर, ये मतलब ये हमने निकाला था, याद हो तो, कितना, 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ओमेगा फाई कितना निकाला था, फाई डॉट। ये दोनों हो रहे हैं काम, इसलिए इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज का सम कर दिया। तो यहां से ये 1/6 बाहर आ जाएगा, ml स्क्वायर बाहर आ जाएगा, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर।
ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg बाई माइनस mgh कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा। तो लैग्रांजियन क्या हो जाएगा, हाफ 1/6 ml² थीटा डॉट स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में भी करवाऊंगा, इसीलिए मैंने उस दिन बहुत हल्के में ले लिया था और छोड़ दी थी बात। याद हो आप लोगों को, इसका अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के भी दिखाया था। तो आइलर इक्वेशन, इन एंगल्स को बोलते हैं यूलर एंगल्स, वो सब चीजें वहां रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में आएंगी, तब हम बता देंगे और डिटेल में। समझ में आ ही गया होगा मुझे लगता है ये यहाँ तक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ये यहाँ तक, कोई डाउट? सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। और एक क्वेश्चन की स्लाइड मैंने आप लोगों को दिखाई थी और शायद आपने ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि किसी ने मुझे बताया, ऑफिस से मुझे फोन आया किसी बच्चे का कि फोन गया था कि 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए, उसके लिए फोन करके पूछा था किसी बच्चे ने कि सर ने नहीं करवाया या नहीं हुआ, जबकि मैंने कल बोला था कि मेरे को टाइम नहीं मिला, उसके बावजूद भी। चलिए खैर कोई नहीं। एक क्वेश्चन और था स्मॉल ऑसिलेशन का, और मैं आप लोगों को पिछली स्लाइड ही दिखाता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट बेटा रुक जाए, हमें अपनी बात कह लेने दे पहले, उसके बाद आप अपनी बात कहना। ये लेक्चर नंबर 33 है ना? इसमें सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। एक इस क्वेश्चन पे लिखा था टुमारो, और टुमारो वाले दिन मैंने आपको ये बोला था कि आज क्वेश्चन का टाइम मिल नहीं पाया कि देखा नहीं इसको मैंने, कल बोला था ना ये वाली बात। यस सर, यही बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि कहीं गलती कर रहा हूँ इसलिए काट रहा हूँ, ये चीज गलत कर रहा था बस, कि L/2 थीटा डॉट तब होता केवल जब ये इस पे एक सिंगल पार्टिकल होता, मतलब ये सिंपल पेंडुलम होता तब। तो हाफ एम बी स्क्वायर लगाने की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाना था, बाकी सब सही था। और दूसरा रहा बात ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में मैंने बाद में अपने आप को करेक्ट कर लिया, यही पीडीएफ भेजी थी आपने, यही स्क्रीनशॉट लिया भी हो। मैंने बोला था इन चारों में मोर अप्रोप्रिएट डी है, ये नहीं समझ में आया था कि डी मोर अप्रोप्रिएट क्यों है। यस सर, ये हो गया था, लास्ट में आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हो गया ये था सब सर। बातें बता दी थी कि हाँ अगर ये इससे जरा सी भी नीचे होगी तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रही होगी बाउंडेड ऑर्बिट के लिए। तो मुझे लगता है ये सब बातें तो हो चुकी थी। देखो मैं फिर भी कहता हूँ, मेरे को नहीं पता किसने फोन किया, किसने बताया, किसने नहीं किया, लेकिन आप लोग थोड़ा मुझ पे विश्वास तो करो। आप लोगों को बार बार मुझे ये प्रूफ देना पड़ता है कि मैं ये क्वेश्चन इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे करवाऊंगा, या मैंने आज जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आज करवाया है, अगर यही बात मैं 10 दिन पहले आपको एक्सप्लेन करता तो नहीं समझ में आती उतने अच्छे से। इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझो, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को दिक्कत है बिल्कुल आप मेरे से भी शिकायत करें, उधर भी शिकायत करें, कहीं भी शिकायत करें, डजंट मैटर। लेकिन आप लोग अगर मुझसे रूबरू होगे, मुझे बताओगे, तो मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा। सर एक कुछ पूछना था सर आपसे। ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाए, 1 मिनट बस। ये वाला तो हो गया था ना हमारा, 1 मिनट स्लाइड शो देख लें आप लोग पहले, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन, जिसको जो पूछना हो वो पूछ लेना। 1 मिनट रुक जाए आप लोग। चलिए स्लाइड पे ध्यान दें और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें फटाफट। ये पहली स्लाइड है।
सर हाँ बेटा। सर जो आपने लेग्रांजियन के सर जैसे मतलब प्रॉब्लम्स कराए हैं सर उसमें कॉपी में 30-40 सर, वो सफिशिएंट है ना सर? वैसे मतलब हमें और कुछ देखने की तो जरूरत नहीं है ना सर? मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है, क्योंकि वजह है ना, इनसफिशिएंट के बारे में अगर कहूं तो हर चीज इनसफिशिएंट, मानते हो ये बात? नहीं, यस सर। क्योंकि कहीं भी आप चाहे कितना भी कर लो, लैग्रांजियन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है, आप जितने चाहो उतनी प्रॉब्लम कर लो। लेकिन मैंने कहा ना, आपको अपने दायरे में रह के करना है, आपको यस तैयार भी तो करना है चीजें, और यस सर। केवल क्लासिकल तो पढ़नी नहीं है। हाँ सर, तभी पूछ रहा था कि सर मतलब उतना वैसे सफिशिएंट है हाँ, ना? इतना सफिशिएंट है, बस अच्छे से समझ लो, ठीक है सर। चीजें अच्छे से टैकल करना सीख लो, एक एक क्वेश्चन को अपने आप पूरे तरीके से समझ लो कि हाँ ये कैसे करवाया, क्यों करवाया, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, वो हर चीज पे देख लो चीजें। उसके बाद आप लोग ज्यादा इधर उधर मत भागो, उससे घाटा होगा। मान लो एक आध क्वेश्चन सही भी हो जाएगा ना इधर उधर भागने से, तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे जो इसी कॉपी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा अपनी पर्सनल राय है कि आप लोग इधर उधर ज्यादा ना हो। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो क्लास में डिस्कस कर लो, कोई क्वेश्चन अगर रह रहा है और लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था, इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है। वरना मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए हैं एमआईटी के, आप लोग देखोगे एमआईटी के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, पीएचडी एंट्रेंस के, विदेशों में जो यूनिवर्सिटीज है उनके एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं, सब क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं, उन सबको अगर करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, आप ये मानते हो केवल असाइनमेंट के क्वेश्चन ही तो नहीं करवाए हैं ना मैंने, असाइनमेंट से हटके भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। जी सर। असाइनमेंट से बहुत सारे हटके भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से चीजों को कलेक्ट करके वो सब चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने आपको ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर कुछ आता भी है तो इनके बिहाफ पे हो सकता है हो जाए, और अगर नहीं हुआ आपसे ना तो वो बहुत कठिन होगा। 16 नंबर स्लाइड दिखा दूं। हाँ, अगर वो तब भी नहीं हुआ तो बहुत कठिन क्वेश्चन होगा, और कठिन क्वेश्चन का ना होने से आपको इतना अफसोस नहीं होना है, अफसोस उसका होना है जिसका जो सरल क्वेश्चन था और आपसे नहीं हुआ। तो इसलिए आप अपने सिलेबस के लिए लेके जो मैंने करवाया उसको कन्फाइंड होकर आप तैयार करें। क्वेश्चन इधर उधर रह जा रहा है, कोई एक दो अगर पूछने में दिक्कत हो जा रही है या आप लोगों को लग रहा है यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लो, उसकी क्लास के बाद हम लोग बात कर सकते हैं उस विषय पे, है ना। बाकी रहो इसी में कन्फाइंड। अगर 10% का घाटा रहेगा कन्फाइंड होने में, तो आप कन्फाइंड अगर नहीं रहोगे तो 50% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा। सर साइक्लिक कोऑर्डिनेट में डेल ओवर यल डेल बाय डेल ऑफ एनी कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0 लेना है, नॉट इक्वल्स टू 0 लेना? del L over del Qi is equal to 0. If del L over del Qi is equal to 0, then del L over del Qi dot is equal to constant. सही है बेटा? सर एक बार नोट कर दीजिए। क्या लिख के समझाऊं कुछ? यस। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, ये करवाऊंगा कल क्वेश्चन, है ना। एक मिनट रुको बेटा, एक स्लाइड ऐड कर लूं, उसके बाद बताता हूँ। इधर देखो, जैसे मान लो आपसे मैं कहूं जाना पहचाना लैग्रेंजियन लग रहा होगा, क्या आप बताओगे इसमें डेल एल ओवर डेल थीटा 0 है कि नहीं है? क्या डेल एल ओवर डेल थीटा 0 है? नहीं, नहीं, क्या है? mgl sin थीटा। इसका मतलब दैट इज डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट कांस्टेंट होगा क्या?
नहीं होगा। इसका मतलब पी थीटा या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। अच्छा, इस लैग्रेंजियन पे गौर करना जरा। डेल एल ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू, ये वेल नोन लैग्रेंजियन है। ये किसका लैग्रेंजियन है? ये किसका लैग्रेंजियन है? सर मतलब प्लेन पर सेंट्रल फोर्स का। सेंट्रल फोर्स वी आर लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंट्रल फोर्स का है। आप मुझे बताओगे डेल एल ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? अब जैसे आप कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, सर ने तो ये पढ़ाया नहीं, सर ने तो सेंट्रल फोर्स का पढ़ाया नहीं, लेकिन मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स वाला पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे ये लैग्रेंजियन भी लिखवाऊंगा, इसलिए बताया नहीं। हाँ, डेल एल ओवर डेल थीटा कितना? 0. 0। इसका मतलब डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट कितना? कांस्टेंट होगा, नहीं होगा? इसका मतलब पी थीटा कांस्टेंट होगा। क्या ये सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है कि सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है? सुना है? अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है अराउंड सन, मून का एंगुलर मोमेंटम अराउंड अर्थ होता है ना। और अगर कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है तो टॉर्क कितना होगा? 0। टॉर्क 0 भी होता है, ये भी याद होगा। तो ये कहने का मतलब है, इससे क्या होता है, चीजें और ज्यादा समझ में आने लगती है। क्या बेटा समझ में आया, नहीं आया? अब अच्छा, यहाँ मतलब यहाँ पे यहाँ थीटा साइक्लिक है, यहाँ थीटा इज साइक्लिक यहाँ पर, और यहाँ पे कोई नहीं है। क्लियर हुई बात, नहीं हुई? यस, साइक्लिक मतलब गुम, साइक्लिक मतलब जो दिखाई ना दे एकदम लैग्रेंजियन में, मतलब सीधा सीधा जिसकी अपीयरेंस ना हो। और एग्जैक्ट मीनिंग साइक्लिक क्यों नाम दिया गया है वो कल आप क्लास लोगे तो सिमेट्री जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि रोटेशनल सिमेट्री क्या है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या है, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस क्या है, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस क्या है। तब आप लोगों को पूरी तरह समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इन बातों का। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? नहीं, यस। इस पे एक्स्ट्रा लिख के छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग को जरूरत पड़े देख लेना। और किसी को कोई बात पूछनी है, कोई शिकायत हो तो बताएं। सर 16 नंबर स्लाइड पे आइए। 16 नंबर 16 नंबर, ये वाली या आज? अच्छा, आज की एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। सर हमारा मतलब जो ये क्लासिकल का सिलेबस है सर, मतलब कुछ आइडिया होगा सर, मतलब कब तक हो जाएगा? बेटा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जब यहाँ 50 लिखा होगा ना, यस ठीक सर। है, उस दिन कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा ये भी बता देता हूँ। हैमिल्टोनियन के बाद फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, मतलब हैमिल्टोनियन मतलब इंक्लूड कर ले रहा हूँ वो सब चीजें, तो हैमिल्टोनियन में सब चीजें पढ़ा के फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री तक। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करवाऊंगा, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स करवाऊंगा। उसके बाद एक आपका ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में मोशन है, कोरिलेस फोर्स और ये सब सुने होंगे आप लोगों ने, जो स्यूडो फोर्सेस, वो सब करवाऊंगा। और लास्ट में करवाऊंगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम 50 to 52 लेक्चर आपका सिलेबस ओवर। ठीक है, ओके सर। टोटल। सर जनरेटिंग फंक्शन हैमिल्टोनियन में आते हैं क्या? हाँ, सब हैमिल्टोनियन में आ जाएगा। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइजन ब्रैकेट, ओके सर। फेज ट्रेजेक्ट्री, सब हैमिल्टोनियन में ही पढ़ाऊंगा। अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा, 3-4 दिन के अंदर वो सब खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, 16वीं नंबर स्लाइड आ गई आपके सामने। ये सर इसमें सर लिखा है आपने Q डॉट P डज नॉट कंट्रीब्यूट, इसका सर क्यों कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रही सर इसमें? एक बात बताओ, अगर लैग्रेंजियन में थीटा नहीं है, यानी डेल एल ओवर डेल थीटा 0 है,
तो डेल एच ओवर डेल थीटा कितना होगा? थीटा नहीं है तो अच्छा ठीक है सर। अरे देखो मैं बताता हूँ ना, समझ गए क्या? मैं दिखाता हूँ, एक मिनट देख लो। H इज इक्वल टू है Q डॉट P माइनस L। मान लो मैं आपसे कह दूं डेल L ओवर डेल Q इज इक्वल टू 0 है, तो बताओगे L की जगह क्या लगा लूं? Q डॉट P माइनस H। तो Q डॉट P का कितना होगा डिफरेंशिएशन? 0 हो जाएगा। 0 ना। और डेल H ओवर डेल Q, इसका मतलब क्या हुआ? If a coordinate is cyclic in Hamiltonian, then it is also cyclic in Lagrangian, क्योंकि Q डॉट P में तो हमेशा ही 0 होना है डिफरेंशिएशन। ओके सर। Q डॉट P में कहीं P तो Q तो है ही नहीं ना, पार्शियल डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा क्योंकि Q डॉट है, P है, Q नहीं है। ठीक है सर। हाँ? चलिए बेटा ठीक है, फिर आज की क्लास बंद करते हैं, और कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे आप बताते रहे। मैंने आपको मेल भी भेजा हुआ है, मेल पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मुझे क्लास के दौरान भी आप अपनी बात कह सकते हैं बिना किसी नाराजगी के। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।